मित्रों नमस्कार। मैं प्रोफेसर ब्रजकिशोर शर्मा, आधुनिक और समसामयिक इतिहास का अध्येता। आज मैं अपनी बात रखूँगा मेर विद्रोह के बारे में या मेर प्रतिरोध के बारे में। आपने अक्सर ये नाम सुना होगा राजस्थान में, अजमेर एंड मेरवाड़ा। मेरवाड़ा नाम तो सुना ही पड़ता है, लेकिन मेर लोग कौन थे इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। मेर एक स्वतंत्र जाति थी और है, लेकिन अब वो एक अलग चीज़ है, मैं उस पर अलग से बात करूँगा। तो जो मेर हैं वो मेर एक बहादुर कौम और एक स्वतंत्र कौम रही। उसका जो इतिहास है वो अंधकार में डूबा हुआ है, उसे प्रकाशित नहीं किया गया। मैंने अपने अध्ययन काल में सबसे पहले एक पुस्तक लिखी जो आदिवासियों के बारे में थी। तो मेर क्या आदिवासी समुदाय है अथवा नहीं, इस पर कई बार विवाद होता है। तो हम ये समझ लें कि आदिवासी से मतलब जो आज सरकार ने जो सूचित कर रखे हैं कि अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब और आदिवासी एक दूसरे के पर्याय नहीं हैं। तो यहाँ आदिवासियों से तात्पर्य मेरा वो है जो किसी विशेष भूभाग में सबसे अर्लीस्ट सेटलर्स हैं, जो सबसे पहले बसे, उन लोगों को मैं आदिवासी कहता हूँ। और जो मेर हैं ये आदिवासी मेरी दृष्टि में हैं, क्योंकि इनका जो होना है इन क्षेत्रों में राजपूतों से पहले दिखाई देता है। वो बात अलग है कि आज मेर भी अपने आप को राजपूत ही क्लेम करते हैं और राजपूत उनको राजपूत नहीं मानते हैं, ये उनका एक और अलग विषय है। तो मैं फ़िलहाल इस पर कोई बात ना करके सीधी बात ये करना चाहूँगा कि जो मेर हैं वे एक पुरानी जाति है और राजस्थान में वे प्राचीन काल से निवास करते रहे हैं और उनके भूभाग को अंग्रेज़ी काल में मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। और जब उनके क्षेत्र को अजमेर के साथ जोड़ दिया गया तो उस पूरे भूभाग का नाम अजमेर मेरवाड़ा हुआ। राजस्थान 20 रियासतों में विभाजित भूभाग था, जहां अंग्रेज़ी शासन के दौरान अंग्रेज़ों का सीधा शासन ना होकर के जो देसी रियासतें थी, देसी शासक थे, उनका शासन था। किंतु अजमेर और मेरवाड़ा एक ऐसा भूभाग था जहां सीधा अंग्रेज़ी शासन कायम था। तो मैंने जब अपना एक रिसर्च की थी ट्राइबल्स पर, मेरी किताब है जो मैं अक्सर कोट करता हूँ, ये किताब है मेरी ट्राइबल रिवोल्ट्स। ये ट्राइबल रिवोल्ट्स जयपुर के आविष्कार प्रकाशक के यहाँ से प्रकाशित हुई है। और इस पुस्तक को लिखते समय ये मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक शोध परियोजना के अंतर्गत इस किताब का लेखन किया था। और इस किताब के लेखन के कुछ समय पश्चात मैंने एक किताब और हिंदी, क्योंकि ज़्यादातर छात्र राजस्थान में, उत्तरी भारत में हिंदी माध्यम के हैं, तो मैंने हिंदी माध्यम से भी एक किताब लिखी। इस किताब का शीर्षक है राजस्थान में किसान और आदिवासी आंदोलन। इन दोनों पुस्तकों में मैंने मेरों के विद्रोह के बारे में जानकारी दी है। और तीसरी पुस्तक मैंने एक और लिखी है, वो भी अंग्रेज़ी में है। ये किताब है मेरी मास मूवमेंट्स एंड फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान। इसमें भी मैंने मेर जनजाति के विद्रोह को कवर किया है। अब मैं वापस मेर जाति के बारे में जो ऐतिहासिक वृत्तांत मिलते हैं, सबसे पहली बार मुझे जो मिला वो दशरथ शर्मा एक लब्ध प्रतिष्ठित इतिहासकार हुए राजस्थान के, और उनकी पुस्तक है राजस्थान थ्रू दी एजेस, और एक दूसरी पुस्तक है उनकी अर्ली चौहान डायनेस्टी। तो जो राजस्थान थ्रू दी एजेस है उसमें दशरथ शर्मा ये पक्ष रखते हैं कि जो मेवाड़ है, जिसे हम बाद में उदयपुर के नाम से जानने लगे, वे ये मानते हैं मेवाड़ नाम जो पड़ा है वो मेरों के नाम से ही पड़ा है। तो मेर जो है एक ऐसी आदिवासी जाति है जो न केवल राजस्थान में है बल्कि वे गुजरात में भी हैं, वे मध्य प्रदेश में भी हैं, वे दूसरे और क्षेत्रों में भी हैं, किंतु राजस्थान में और राजस्थान के भी सभी क्षेत्रों में हैं। किंतु उनका जो कंसंट्रेशन है, उनका जो सबसे अधिक जो है, वे कुंभलगढ़, जो अभी नाम सुनते हैं इसको कुंभल मेर भी कहते हैं, कुंभल मेर से लेकर के और अजमेर तक। तो मेर शब्द में कई बार लगता है कि मेर, अजमेर और कुंभलमेर, इन दोनों के मध्य
जो जनजाति बाहुल्यता से निवास करती है उसे मेर अथवा मैर अथवा मेहर या मेढ़ इन अनेक नामों से जाना जाता रहा है। और उन्होंने ये बताया कि मेवाड़ का पहले नाम मेदपाट था, और मेदपाट से मतलब ये था, जब चित्तौड़ में राजधानी थी मेवाड़ की, तो मेदपाट से ही बना। तो मेदों का मतलब मेरों का, जो पट्टी में जो मेरे निवास करते हैं वो पट्टी, वो पाठ, वो मेदपाट है। तो मेदपाट से ही आगे चल कर के मेवाड़ बना है। किंतु दुर्भाग्यवश ये कम्युनिटी, मेर कम्युनिटी जो है, मेरे समुदाय जो है, यह स्वाभिमानी, स्वतंत्र प्रिय और बहादुरी में बहुत आगे था। किंतु जब राजपूतों का वर्चस्व कायम होता है तो यह जनजाति सिमट करके उन क्षेत्रों में पहुंच गई जहां अधिकांशतः पठारी, पथरीला, सघन पहाड़ियां, जहाँ पर उपजाऊ भूमि नहीं है। उन्होंने तमाम अपमान से बचने के लिए या जो बाहर के आक्रमणकारी हों उनसे सुरक्षा के लिए वे इन पहाड़ों में निवास करने लगे। और मेर का अर्थ एक होता है जो माउंटेन ड्वेलर्स जो हैं, पहाड़ों में रहने वाले लोग। मेरू जो है पर्वत को ही इंगित करता है। और इस इलाके को मगरा के नाम से भी जाना जाता है। मगरा भी पहाड़ों को कहते हैं, मगरी और मगरा पहाड़ और मगरी जो है छोटी पहाड़ी। तो ये जो हैं, जो इनका भूभाग है, जिसे हम मेरवाड़ा के नाम से जानते हैं, ये क्षेत्र जो है बहुत ही ज़्यादा विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला है। और यहाँ इन लोगों को अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए और आसपास के आक्रमणकारियों से बचने के लिए एक अच्छा सुरक्षा गाह के रूप में विकसित हुआ। और वह बस्तियाँ भी जो बनी वो भी पहाड़ियों पर, जिनको हम टेकरी कहते हैं, टेकरी पर ही ये लोग अपने आवास बनाते थे। उससे लाभ ये होता है, जब पहाड़ के ऊपर आप बैठे हैं तो जो आक्रमणकारी है, जो बाह्य शक्ति है, उसका आप बखूबी मुकाबला कर सकते हैं। तो उन्होंने इस तरह से रचना की कि यदि बाह्य तत्व घुस कर के उनके अगेंस्ट, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करें तो उसका मुकाबला इन पहाड़ों में रह कर के किया जा सके। तो यहाँ जो मैं ख़ास बात करना चाहता हूँ कि जो मेर है, ये मेर गए कहाँ? मेर कहीं नहीं गए, मेर अपने निवास स्थानों में ही रहते हैं। मेरों के बारे में क्या है कि जो मेरों के मुखिया थे, मैं अभी थोड़ा आगे की बात कर रहा हूँ, तो मेरों के मुखिया ने ये महसूस किया जब चेतना बढ़ रही थी, आधुनिक काल था, हम पश्चिम के संपर्क में आ रहे थे, पश्चिम के साथ हमारे संबंध ब्रिटिश साम्राज्यवाद के थ्रू जुड़ गए थे। तो उस चेतना के वश मैंने राजस्थान में एक प्रवृत्ति देखी कि यहाँ हर व्यक्ति अपनी जातीय उच्चता साबित करने के प्रयास कर रहा है। वो बात अलग है, मंडल कमीशन के बाद हिंदुस्तान की हर जाति ये सिद्ध करने में लग गई कि वो सबसे नीचे हैं, वो नीचे पायदान पर आते हैं, वो सामाजिक पिछड़ेपन में बहुत पीछे हैं। और वहीं मैं देखता हूँ कि आज़ादी के पहले हर व्यक्ति ये सिद्ध कर रहा था कि मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा ओरिजिन क्षत्रिय से है, मेरा ओरिजिन ब्राह्मण से है। ऐसे खूब वृत्तांत मिलेंगे, मैंने इस पर खूब विस्तार से लिखा हुआ है। मेरी किताब है कास्ट पॉलिटिक्स इन राजस्थान, कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये स्टडी ऑफ राजस्थान। ये मेरी ई बुक है जो ऑनलाइन अवेलेबल है। इस बुक में मैंने इन सारे जातीय भेदभाव और इन सब चीज़ों को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बड़े विस्तार से लिखा है। तो 1921 की सेंसस में पहली बार चिंता का विषय ये हुआ कि जो मेर जनजाति है उसकी जनसंख्या में 70% का, अबाउट 70% का एकदम से डिक्लाइन होता है। और एक दूसरी जाति है रावत, उसकी जनसंख्या में एकदम से 70% के लगभग वृद्धि होती है। तो जो सेंसस रिकॉर्डर है उसने ये साफ तौर पर रिकॉर्ड किया कि ये कोई ड्रास्टिक सिचुएशन नहीं है, बल्कि मेर इन्होंने ये माना कि मेर शब्द जो है ये हमारे लिए अपमानजनक है, तो हम इसके स्थान पर रावत जो हमारी जाति का हम प्रयोग करें और जनगणना में हम अपनी जाति रावत लिखवाएं। रावत क्या है कि रावत मुखिया को कहते हैं, रावत जो है चीफ्स को कहते हैं, रावत ठाकुरों को भी कहते हैं, रावत जागीरदारों को भी कहा जाता है। और रावत एक ऐसा
शब्द है जो कास्ट को कई बार सिग्निफाई नहीं करके वो एक पद को करता है कि भाई दोज हु आर लीडर्स दे आर रावत्स ऑफ देयर कास्ट, बिकॉज इन राजस्थान वी फाइंड रावत अमंग ब्राह्मण्स, रावत अमंग बनियाज, रावत अमंग राजपूत, रावत अमंग मालीज, रावत अमंग मीणाज। तो रावत हमको अधिकांश जातियों में मिलते हैं, इसलिए जाति तो नहीं बनती, किंतु मेरों के मुखियाओं ने यही उचित समझा। जहाँ तक मेरों की नस्ल के बारे में सवाल है कि भाई ये किस स्टॉक के हैं, तो स्टॉक तो वैसे तो मानव मात्र का तो इसी पे बहस चल रही है कि सारा स्टॉक एक ही है, एक ही जगह से सब लोग निकले हुए हैं। लेकिन जो राजस्थान में जब इन मेरों के बारे में बात होती है तो एक बात मैं यहाँ और कहना चाहूँगा कि मध्यकाल के किसी भी स्रोत में, चाहे वो उनके जो मेरवाड़ा का जो एडजॉइनिंग क्षेत्र है, चाहे अजमेर रहा हो, चाहे मारवाड़ रहा हो, चाहे मेवाड़ रहा हो, इन तीनों के ही जो सोर्सेज हैं उनमें मेरों का उल्लेख लंबे समय तक कहीं दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब साफ लग गया कि जो इसके एडजॉइनिंग एरियाज़ में जो रूलिंग पावर्स थी, रूलिंग एम्पायर्स थे, उन्होंने मेरों को पूरी तरह से इग्नोर किया, उन पर उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। थोड़ा बहुत उल्लेख कहीं जैसे नैणसी की ख्यात में मिल जाता है, क्योंकि जो इलाका ये पाली, जैतारण, रायपुर, ये इलाका जो है एडजॉइनिंग है इसके मेरवाड़ा के, तो यहाँ के कुछ परगनों के प्रबंधन के बारे में अवश्य नैणसी ने उल्लेख किया है। बाकी रावतों के बारे में ना मेरों के बारे में कोई ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता। और सबसे पहले जो विस्तार पूर्वक मेरों के बारे में लिखा वो लिखा कर्नल टॉड ने। कर्नल टॉड के बाद ही जो है कर्नल डिक्सन ने एक किताब लिखी। इस किताब का टाइटल था स्केच ऑफ मेरवाड़ा। तो कर्नल डिक्सन हैं, ये भी इस मेरवाड़ा के प्रशासक के रूप में जाना जाता है, जिसने ब्यावर शहर की स्थापना की और ब्यावर शहर के विकास में बड़ा रुचि उसने ली। उसने शादी भी मेरे लड़की से ही की और मेरों के अंदर वो इतना घुल मिल गया था कि वो उनके हर डिटेल्स इकट्ठा करने में सफल रहे। तो वो जो उनकी किताब है 1850 में लंदन से प्रकाशित हुई और स्केच ऑफ मेरवाड़ा अभी भी ऑनलाइन भी अवेलेबल है और हार्ड कॉपी में तो वो आउट ऑफ प्रिंट है। उन्होंने विस्तार से लिखा, उसमें उन्होंने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि यह आदिवासी समुदाय जो सदियों से इस क्षेत्र में रहा था, इसे क्यों कर पड़ोस के राज्यों ने भी इग्नोर किया। फैक्ट ये है कि मेर कभी भी किसी भी राजनीतिक शक्ति के मातहत नहीं आए। उन्होंने कभी किसी की ओवरलॉर्डशिप नहीं स्वीकार की। हाँ, बहुत बाद में समय जा कर के ये अवश्य हुआ कि जब शांति का समय रहा तो वे मेवाड़ और मारवाड़ और अजमेर के जो जागीरदार थे एडजॉइनिंग एरियाज़ के, उनको वो होली और दशहरा की भेंट के रूप में एक नारियल और एक बकरा पहुंचाने का काम अवश्य करते थे। ये प्रेजेंटेड ये गॉड एंड कोकोनट, ये उन्होंने लिखा हुआ है। तो वो एक ये मानने के लिए कि भाई वी रिकॉग्नाइज योर ओवरलॉर्डशिप बट वी आर इंडिपेंडेंट। तो आप ये देखें कि ये तुर्क आए, तुर्क भी इनके क्षेत्र में नहीं घुस पाए, मुग़ल भी इनके क्षेत्र में नहीं घुस पाए, मराठों ने इनके बीच में घुसने की कोशिश की, लेकिन वे भी विषम भौगोलिक स्थितियों से निकल कर आए थे महाराष्ट्र से। उससे ज़्यादा विषम स्थितियाँ इन मेरवाड़ा की पहाड़ियों में थी, तो वे यहाँ भी मात खा गए और वो विड्रॉ हो गए। तो ये जो हैं अंग्रेज़ एक पहली शक्ति है जिन्होंने इनके ऊपर अपना वर्चस्व कायम करने का प्रयास किया। तो जो कुछ इतिहास मिलता है वो इनका इतिहास जो शुरू होता है वो शुरू होता है 1818 से। कारण ये है कि इसके पहले कि जितने भी संस्कृत सोर्सेज हैं उनमें मेरों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। मेरों की अपनी कोई लिखित परंपरा रही नहीं है। तो मेरों की ही क्या, जितने भी आदिवासी और जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं उन प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के पास जो है रिटन ट्रेडिशन था ही नहीं, इट वाज ओरल ट्रेडिशन। और वो ओरल ट्रेडिशन कहीं डिसअपियर नहीं हुई है, उसमें ठीक है मिक्सिंग के साथ साथ वो उसमें काफ़ी अनावश्यक चीज़ें भी घुस गई हैं। लेकिन जो ओरल ट्रेडिशन है, यदि ओरल ट्रेडिशन का हम स्टडी करें तो निश्चित तौर पर हम बहुत कुछ इन मेरों के बारे में पता हमें चल सकता है। तो जो इनका लिखित इतिहास हमें रिकॉर्डेड मिलता है वो 1818 से शुरू होता है। 1818
आधुनिक राजस्थान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण वर्ष है। तो ये वो वर्ष है जब मराठों ने अजमेर अंग्रेज़ों को सरेंडर किया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में जब मराठों की पराजय हो गई तो मराठों की जो संधि थी अंग्रेज़ों के साथ, उसमें मराठों ने भी अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली, या उनकी सुप्रीमेसी कहें, उसे सॉवरेनिटी कहें उनकी, वो उन्होंने स्वीकार कर ली। और उन्होंने जो अजमेर के बारे में जो फैसला हुआ, तो दौलत राव सिंधिया अजमेर के गवर्नर टाइप ही थे, और दौलत राव सिंधिया ने 1818 में ये अजमेर का क्षेत्र अंग्रेज़ों को सौंप दिया। और उसी वर्ष राजस्थान के सभी शासकों ने, यह इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजस्थान में अंग्रेज़ी शासन की स्थापना करने के लिए अंग्रेज़ों को किसी स्थानीय शक्ति के प्रतिरोध का मुकाबला नहीं करना पड़ा। अर्थात यहाँ के किसी भी राजनीतिक दल ने अंग्रेज़ों के साथ कोई संघर्ष नहीं किया, बल्कि उन्होंने आगे बढ़ कर के सरेंडर कर दिया अंग्रेज़ों के सामने कि आप हमारे साथ संधि कीजिए। क्योंकि मुगलों साम्राज्य के पतन के बाद वे खुद एक ऐसी शक्ति की तलाश में थे जो उनके ऊपर शासन कर सके या उनको कंट्रोल कर सके। क्योंकि मुगलों के पतन के बाद तो वे आपस में इतने लड़े, उसी में मराठों को लूट खसोट आदि का अवसर मिला। तो ये जो यहाँ के शासक थे वे स्वयं भी अराजक स्थितियों से ऊब चुके थे। तो उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने 1818 में, जिसे कहेंगे एक तरह का पीसफुल सरेंडर, शांतिपूर्ण तरीके से आत्मसमर्पण अंग्रेज़ों के समक्ष कर दिया। तो अब स्थिति ये हुई कि 1818 में जब अंग्रेज़ों को अजमेर मिला, तो जो अजमेर के अंतर्गत मेरवाड़ा का जो मेरों का जो क्षेत्र आता था, क्योंकि जो मेर हैं वे वैसे तो किसी की ओवरलॉर्डशिप में नहीं थे, किसी राज्य की अधीनता में नहीं थे, किंतु उनके भूभाग जो राज करने वाले लोग थे पड़ोस के, वो 3 भागों में बटे हुए थे। कुछ क्षेत्र मेरों का मारवाड़ के अंतर्गत था, कुछ क्षेत्र मेवाड़ के अंतर्गत था, और कुछ क्षेत्र अजमेर के अंतर्गत था। तो जो क्षेत्र अजमेर के अंतर्गत था उस क्षेत्र को खालसा में शामिल करते हुए उस समय अजमेर के कमिश्नर थे एफ वाइल्डर, बिल्डर नहीं है, वाइल्डर है ये, WILDER, एफ वाइल्डर। तो एफ वाइल्डर ने पोजीशन लेते हुए जो अजमेर का मेर भूभाग था उस पर अपनी सत्ता कायम कर दी और वहाँ पर राजस्व लागू करने के प्रयास करना शुरू किया। ये कि कोइंसिडेंस था कि 1818 में अंग्रेज़ों के साथ संधि के बाद कर्नल टॉड मेवाड़ के रेजिडेंट थे, तो उन्होंने भी जिस भूभाग पर मेवाड़, इनके मेरों के भूभाग पर मेवाड़ अपना अधिकार समझता था, उन क्षेत्रों में कर्नल टॉड ने भी राजस्व कायम करने के लिए और इनके मेरों को नियंत्रित करने के लिए थानों का एक जाल बिछा दिया, पुलिस चौकियां और पुलिस थाने स्थापित कर दिए। इधर वाइल्डर ने अजमेर वाले भूभाग में कर दिए, और उधर से मारवाड़ भी अब अपना हक जताने लगा, क्योंकि उनको मेवाड़ और मारवाड़ को जब अंग्रेज़ों से अभयदान मिल गया कि भाई अब आप अपने एक्सटर्नल अफेयर्स में निश्चिंत हैं, अब आपको कुछ नहीं करना, हम करेंगे अब। तो उन्होंने देखा अब अपने भूभागों को जो परंपरागत तौर पर हमारे पास हैं लेकिन हमारे पास नहीं भी हैं, तो उसको कंसोलिडेट किया जाए, उन सब भूभागों को कंसोलिडेट करके अपने नियंत्रण में लिया जाए। तो इन देसी रियासतों जिनमें मारवाड़ और मेवाड़ और अजमेर के अंग्रेज़ प्रशासक, इन तीनों ने मिलकर के मेरों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। नियंत्रित करने का जो प्रयास किया विद्रोह इनको, वो क्यों किया? इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मेर क्षेत्र जो है ये विद्रोहियों के लिए एक अच्छी शरणगाह बना हुआ था। इस बात को मारवाड़, मेवाड़ और अजमेर ठीक से महसूस करते थे। जो भी विधि भंजक थे या जो आउटलॉज थे या जो म्यूटनियर्स थे या और जो दूसरे लोग, जो कि कहा गया है कि ब्रोकन पीपल, दोज हु हैव लॉस्ट देयर क्रेडिट इन द सोसाइटी फॉर वेरियस रीजन्स एंड दे कुड नॉट स्टे इन द civilized area of their home concern, so they too migrated in such areas for the want of not food but want of life.
तो यहाँ पे क्या है कि जो कंसंट्रेशन है मेरों में, जो मैं पहले उस बात को बीच में छोड़ दिया कि वहाँ ये कहें कि भाई प्योर एक रेस है, इसमें राजपूत भी हैं और इसमें प्योर मेर भी हैं, इसमें चीता भी हैं, इसमें बराड़ भी हैं। आप ये देखें मोटे तौर पर जो मेर हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं। एक को मेर कहते हैं जो हिंदू हैं और दूसरे मेरात जो मुसलमान हैं। और मेर और मेरातों के बीच में सामाजिक संबंध या हम कहें वैवाहिक संबंध अभी पिछले कुछ वर्षों तक, आज़ादी के बाद तक भी कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थे, किंतु 19वीं सदी में इनका प्रचलन काफ़ी था। उनके बीच में कोई बहुत ज़्यादा भेदभाव नहीं था। तो जो मेर और मेरात हैं वो भी साथ रहते हैं, लेकिन उनमें भी आपस में जो एक सोशल क्या कहें उसे स्ट्रेटिफिकेशन जो है, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मेरों में भी है। मेर वैसे ठीक है एक होमोजीनियस कम्युनिटी है, लेकिन उनके बीच में भी गोत्रों को लेकर के वो ये चीता है, ये बराड़ है, ये अगर उनके जो गोत्र हैं कुछ लोगों के गोत्र राजपूतों जैसे हैं, वहाँ भाटी भी हैं, तो वहाँ राठौड़ भी हैं, तो वहाँ सिसोदिया भी हैं, तो वह चौहान तो ही हैं, क्योंकि ये लोग अधिकांश तो यही कहते हैं कि मेर पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं और वे चौहान हैं। लेकिन ये एस्टेब्लिश हिस्टोरिकली और एंथ्रोपोलॉजिकली अभी तक तो कोई एस्टेब्लिश हुआ नहीं है। खैर मैं इस विवाद पर नहीं जाऊंगा। तो मेरों का जो क्षेत्र है वो एक ऐसा क्षेत्र था कि जहाँ विषम भौगोलिक स्थितियों के कारण शासन कमज़ोर था, तो अंग्रेज़ों ने आते ही अपने शासन को मजबूत करने के प्रयास किए, क्योंकि वे भारत के दूसरे भूभागों में आदिवासियों के साथ कई ऐसे मुकाबले कर चुके थे। तो उन्होंने ये उचित समझा कि यदि राजस्थान में या जहाँ हम हैं वहाँ अपनी सत्ता को स्थायित्व प्रदान करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन आदिवासी समुदायों को नियंत्रण में करना पड़ेगा। और उसमें सबसे पहले जो शिकार होते हैं वो मेर होते हैं। तो मेरों पर नियंत्रण करने के प्रयास 1818 से आरंभ हो गए। और जो अजमेर का ये कमिश्नर था एफ वाइल्डर ने मेरवाड़ा के कुछ गांवों के मुखियाओं के साथ एक समझौता किया। अब समझौता क्यों किया? क्योंकि ना तो कोई विद्रोह था, ना कोई आवाज़ उठाई जा रही थी, लेकिन ये आशंकित थे कि ये कभी भी विद्रोह कर सकते हैं, इसलिए इनके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया जाए। तो मेरों के मुखियाओं के साथ नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट कर लिया कि हम एक दूसरे के ऊपर किसी तरह का एग्रेशन नहीं करेंगे, कोई आक्रमण नहीं करेंगे, जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। और ये गारंटी दी मेर मुखियाओं ने कि हम कोई किसी तरह की अशांति, लूटपाट, राहजनी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो ये समझौता करने के पीछे वाइल्डर का उद्देश्य ये था कि एक बार ये एक एग्रीमेंट में घुस जाएं, मतलब इनको एक बार अपने क्लचेज में कस लिया जाए, तो फिर आसान होगा इनको। तो बड़े धीमी गति से ये शुरुआत हुई अजमेर की तरफ से, जब वाइल्डर ने इनके साथ समझौता किया। और आप ये देखें कि लगभग 6 महीने की अवधि में ही 1919 में वाइल्डर ने ये आरोप लगाया कि हमने जो समझौता किया था मेरों के साथ, उस समझौते को मेरों ने तोड़ दिया है। क्योंकि उन्होंने ना तो लूटपाट बंद की है, क्योंकि वे अक्सर जो व्यापारिक मर्केंडाइज जो जाया करते थे, जो व्यापारिक काफ़िले जाया करते थे, उन काफ़िलों से भी प्रोटेक्शन राशि वसूल करते थे। वो इर्द आसपास के जो ठाकुर हैं, शासन वाले हैं, उनसे भी वो प्रोटेक्शन मनी कलेक्ट किया करते थे। तो वो प्रोटेक्शन मनी लेते थे, तो प्रोटेक्शन मनी तो उनकी रोक दी गई। इसके अलावा अगर अकाल पड़ जाता है तो आसपास जो कस्बे हैं, उन कस्बों में अगर अन्नों के भंडार हैं तो वे अन्न भी लूट लिया करते थे या और प्रोविजंस भी लूट लिया करते थे। तो ये इस तरह की चीज़ें चली आ रही थी, सदियों से चली आ रही थी। तो यहाँ ये हुआ कि 1818 में ये समझौता तो हो गया वाइल्डर के साथ, लेकिन वाइल्डर ने बड़ी जल्दी इस समझौते को तोड़ने का आरोप लगा करके उनके ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाई। और उन आक्रमण में जो खास तौर पर शामिल हुए, उसमें जो बची कुची मेवाड़ और मारवाड़ की सेनाएं, जो लोकल सेनाएं थी, उन सेनाओं और नसीराबाद से अंग्रेज़ी सेनाओं के संयुक्त ऑपरेशन आरंभ होते हैं। तो
1818 से लेकर के और 1920 तक लगातार जो है मेरों ने विद्रोह किया। वे अंग्रेज़ी सत्ता का प्रतिरोध करते रहे। जितने थाने उन्होंने कायम किए थे अंग्रेज़ों ने, कर्नल टॉड ने और दूसरे प्रिंसली स्टेट्स ने, उन थानों को मेरों ने आग लगा दी और वापस अपना वर्चस्व क्षेत्र पर कायम किया। नवंबर 1820 में और भी गंभीर स्थिति हो गई जब नवंबर 1820 में झाक नामक स्थान पर ये जो है एक बहुत बड़े पुलिस दस्ता जो पैरामिलिट्री फोर्स थी, उस पैरामिलिट्री फोर्स को एक साथ ही एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ जिसमें मेरों ने इन सैनिकों को ख़त्म कर दिया। तो यही इसके बाद अंग्रेज़ों के प्रयास और तीव्र हो गए, क्योंकि अंग्रेज़ मेरों के हाथ परास्त नहीं होना चाहते थे। वो इस लड़ाई को किसी भी तरह से जीत जाना चाहते थे। उनके इस विद्रोह से मेवाड़ और मारवाड़ भी चिंतित हो गए। उनको लगा अगर ये आगे बढ़ाए मामला मेरों के विद्रोह का, तो ये हमारे क्षेत्रों में प्रवेश करके भी अशांति उत्पन्न कर सकते हैं और हमारे लोगों को और हमारी सत्ता को भी ये वहाँ से समाप्त कर सकते हैं। तो उस स्थिति में तीनों शक्तियों ने मिलकर के जो है पूरी ताकत लगा दी, जिसमें जनवरी 1821 तक मतलब केवल 3 महीने के दौरान मेरों का कत्लेआम किया गया। उनको के क्षेत्रों में जगह जगह फौज कायम कर दी गई। टाड़गढ़ में किला बना, रायपुर में किला बना, कोट किराना में किला बना। इनके अंदरूनी क्षेत्रों में कई फोर्ट्स बना दिए गए और कुल मिलाकर के जनवरी 1821 के अंत तक जा कर के इन विद्रोहों को दबा दिया गया। यूँ मेर पूरी तरह से शांत नहीं हुए, छुटपुट घटनाएं चलती रहीं और ये निश्चित तौर पर तय हो गया कि इनको लंबे समय तक इन स्थितियों में नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता। तो उस के लिए अंग्रेज़ों ने 1822 में एक सेना बनाई जिसका नाम मेरवाड़ा बटालियन रखा और मेरवाड़ा बटालियन में जो मेर थे उन्हीं को ही भर्ती किया गया। जो मैं अक्सर अपने अनेक वीडियोज़ में एक पर्शियन शेर के बारे में कहता हूँ। एक पर्शियन शेर है कि यदि अगर कुल्हाड़े में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। तो लकड़ी को काटने के लिए जब लोहे के कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था लग जाता है, देन ये जो कुल्हाड़ी है इट बिकम्स वेरी इफेक्टिव और तेज़ी से पेड़ को काटती है। तो मेरों को दमन करने के लिए मेरों की सेना बनाने का आइडिया कोई बहुत नया नहीं था। इसके पहले इस तरह के आइडिया का उपयोग ये महाराष्ट्र में खानदेश भील कॉर्प्स की स्थापना करके कर चुके थे। तो उसी पैटर्न पर आदिवासी मेरों का मेरवाड़ा बटालियन कायम की और इसका मुख्यालय ब्यावर, कोई एक बहुत छोटा गांव था, वहां पर इसकी छावनी डाली गई। ब्यावर शहर तब अस्तित्व में नहीं था। ब्यावर शहर तो 1836 में जाके कर्नल डिक्सन उसका स्थापना करते हैं और उसका सारी प्लानिंग और उसका डेवलपमेंट करते हैं। तो यहाँ मैं ये कहना ही चाह रहा हूँ कि 1818 में मेरों के दमन की जो योजना अंग्रेज़ों ने तैयार की, उससे 3 शक्तियों ने मिलकर मेवाड़, मारवाड़ और अंग्रेज़ों ने मेरों को अपने अधिकार में तो कर लिया, किंतु वहाँ स्थायी तौर पर उन पर नियंत्रण कायम करने के लिए उन्हीं के बीच में उन्हीं के लोगों की एक सेना भी गठित कर दी गई और उस सेना के माध्यम से इनके दमन का रास्ता क्लियर हुआ। और 1821 जनवरी में जब मेरों का दमन हो गया तो वापस जो मेरों के भूभाग थे वो जोधपुर, उदयपुर और अंग्रेज़ों के बीच में बट गए। किंतु 1922 में जब फौज स्थापित की गई तो यह तय पाया कि इस संपूर्ण भूभाग को यदि एक साथ रखा जाए तभी यहाँ शांति कायम हो सकती है। तो 1823 में मेवाड़ ने और 1824 में मारवाड़ ने अपने भूभाग अंग्रेज़ों को सौंप दिए और साथ में प्रोटेक्शन मनी के रूप में इन दोनों राज्यों ने 15-15 हज़ार रुपये प्रतिवर्ष इस सेना के खर्चे के लिए देना भी स्वीकार किया। और ये जो क्षेत्र अंग्रेज़ों के कब्जे में आए उन सारे मेरवाड़ा क्षेत्र को खालसा भूमि के अंतर्गत लेकर के लगभग 1 लाख रुपये सालाना से अधिक का राजस्व अंग्रेज़
एकत्रित करने लगे और मेवाड़ और मारवाड़ से जो उनके मेर भूभाग लिए गए थे, जिसको मिला करके मेरवाड़ा बनाया गया, तो सही अर्थों में मेरवाड़ा 1822 में अस्तित्व में आता है। और मेरवाड़ा के बनने के बाद अजमेर का नाम अजमेर एंड मेरवाड़ा कर दिया गया। और ये अजमेर और मेरवाड़ा 1947 तक चलता है, किंतु 47 में आज़ादी के बाद वापस जो मेरवाड़ा के क्षेत्र हैं, जो जिन पर मेवाड़ का हक माना गया था वो मेवाड़ को, और जिन पर मारवाड़ का हक माना गया था वो मारवाड़ को, और जो अजमेर पे हक था वो अजमेर में वापस चले गए। तो मेरवाड़ा का अस्तित्व कायदे से 1947 में आज़ादी के बाद मिट जाता है। और जो मेर जनजाति है, उन्होंने अब जो जनजाति क्या वो आदिवासी हैं, मेर आदिवासियों ने ये माना कि हम को अपमानजनक शब्द मेर से संबोधित किया जाता है, इसलिए हम लोग अपने आप को रावत राजपूत, तो उन्होंने रावत राजपूत अपना नॉमेनक्लेचर लिया। आज ये समुदाय अदर बैकवर्ड कास्ट या क्लास में आता है, तो अन्य पिछड़ी जातियों के अंतर्गत ये इस समय है। तो अब और ये 1824 के बाद निरंतर यहाँ अंग्रेज़ों की फौज रही, और 1839 में फिर एक विद्रोह होता है। उस विद्रोह का कारण मारवाड़ के शासक मान सिंह के काल में कुछ ठाकुर असंतुष्ट थे उनके राज्य के, तो उन ठाकुरों ने डकैती और लूटपाट करना शुरू कर दिया था। और वे डकैती और लूटपाट करके मेरवाड़ा के क्षेत्रों में ही अपनी सुरक्षा के लिए, बचने के लिए, छुपने के लिए घुस जाते थे। तो फिर से उन ठाकुरों को राउंड अप करने के लिए सैनिक अभियान चले। उन सैनिक अभियानों में सीधे तौर पर मेरों के साथ टक्कर नहीं थी, किंतु जिन मेरों का तो अंग्रेज़ी जानते थे कि मेर जो हैं वे अंग्रेज़ों के बजाय इन ठाकुरों के प्रति थोड़े से लॉयल हो सकते हैं, तो इसलिए उनकी लॉयल्टीज़ को चेक करते हुए कि कहीं ये आगे करके और उनके साथ ना मिल जाएं, तो दमन के शिकार तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी इनके ऊपर अनेक कठोरताएँ 1839 में एक बार पुनः ला दी गई। तो 1857 तक लगभग मेरों को पूरी तरह से शांत करके और उन्हें कृषि में इन्वॉल्व कर दिया गया। कर्नल डिक्सन के टाइम में लगभग 30-40 छोटे छोटे बांधों का निर्माण हुआ और कृषि के विकास के लिए विभिन्न प्रयास किए गए, और मेरों को कृषि के कार्य में संलग्न कर दिया ताकि शांति कायम हो सके। नमस्कार। पता नहीं कैसा हुआ है आज। लो हैं? हाँ, बंद नहीं हुआ क्या है? हो तो गया, बस ये है खाना पूर्ति कर दिया है। हाँ, ये बताओ मेरे को, ये जो माइक है ना, अब काम किया है नहीं मुझे पता। ये जो यहाँ है ना, यहाँ दो चीज़, 3 चीज़ दिखा रहा है, कैमरा और स्मार्टफोन और ऑफ। स्मार्टफोन ऑफ वाला एक ही है, तो वो एक लगा लो। देखो इसमें कौन सा किया है। कैमरा वाला किया हुआ है। हैं? कैमरा वाला किया हुआ था। रुको रुको रुको, अभी मैंने किया है। अरे यार इस गड़बड़ हो गई फिर। हैं? क्या पता है यार, देखते हैं। अरे यार इसीलिए तो मैं